तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे द्विआण्विक नाभिक प्रतिस्थापन अपक्रिया। इससे पहले हमने कौन सी डिस्कस की हुई है, एक आणविक नाभिक प्रतिस्थापन अपक्रिया, जिसको हम लोग SN1 भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो SN2 क्या होती है, जैसे कि नाम से लिखा हुआ है बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, S यहाँ से आया है सब्स्टिट्यूशन से, N का मतलब क्या है न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, बाई मतलब दो होता है तो बायोमोलिकुलर। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं द्विआण्विक नाभिक प्रतिस्थापन अपक्रिया। अब देखो द्विआण्विक नाभिक प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या होती है, तो ऐसी अपक्रियाएं जिनमें अपक्रिया का वेग दो अभिकारक अणुओं के सांद्रण पर निर्भर करता है। कितने पर? दो अभिकारक अणुओं के सांद्रण पर निर्भर करता है, इसलिए क्या बोला उसको 2 बोला, SN2 बोला है। ठीक है, एक आणविक नाभिक प्रतिस्थापन यानी SN1 में क्या होता है कि जो अपक्रिया का वेग होता है केवल एक अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है, इसलिए उसको SN1 बोलते हैं। यहाँ पर दो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करेगा, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो जैसे हम लोग मान लिया हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसकी, मेथिल क्लोराइड की। मेथिल क्लोराइड क्या होता है पता है, CH3Cl। हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोक्साइड आयन के साथ। ठीक है, ये होता है नाभिक हुआ है। अब आंसर क्या बनेगा, ये तो बहुत सिंपल आपको लग रहा होगा कि Cl की जगह क्या आएगा, OH आ जाएगा। तो क्या बनेगा CH3OH प्लस Cl- बाहर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो मिथाइल क्लोराइड की अपक्रिया हाइड्रोक्साइड आयन से कराए तो क्या बना, मेथेनॉल बन गया। ठीक है, तो ये है SN2 अभिक्रिया का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। पर आखिरकार ये ऐसे हुआ कैसे? ठीक है, तो जो इस अभिक्रिया का वेग होता है, जो वेग हम लोग लिखते हैं, कल भी बताया था मैंने, वेग कैसे लिखते हैं, वेग बराबर के वो दोनों अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। दोनों अभिकारक मतलब मेथाइल क्लोराइड के सांद्रण पर भी निर्भर करता है और हाइड्रोक्साइड आयन के सांद्रण पर भी निर्भर करता है, इसलिए इसको बोलते हैं SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका वेग लिखें तो क्या होगा, वेग किसका, CH3Cl का सांद्रण और हाइड्रोक्साइड आयन के सांद्रण पर निर्भर करता है, इसलिए क्या बोला हमने, SN2 अभिक्रिया। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि ये SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या है, मतलब आखिरकार मेथिल क्लोराइड से मेथेनॉल बना कैसे, वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्रियाविधि देखते हैं। क्रियाविधि जैसे कि हमने पढ़ा कि SN1 अपक्रिया 2 स्टेप में पूरी होती है। ठीक है, और SN1 अपक्रिया 2 स्टेप में, और SN2 अपक्रिया जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सिर्फ एक स्टेप में पूरी होती है, इतना याद रखना। ठीक है, तो यह अपक्रिया एक स्टेप में या एक पद में संपन्न होती है। और देखिए कैसे, देखो जो मेथिल क्लोराइड है उसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं, मैंने बना दिया कार्बन, ये कार्बन बना दिया। कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं आप देख सकते हो, 3 हाइड्रोजन के साथ बना रखे हैं, एक क्लोरीन के साथ, तो 4 बॉन्ड, 1 2। अब मैं इसका क्योंकि 3D स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, एक होगा डॉट डॉट लाइन में, एक बॉन्ड होगा बिल्कुल डार्क लाइन में, ये वाला, ये वाला हो गया। ठीक, अब मैंने क्या करना है, इस Cl को यहाँ पर लगा देता हूँ आगे साइड, 3H है, एक हाइड्रोजन को यहाँ पर लगा देता हूँ, एक हाइड्रोजन को यहाँ पर, एक हाइड्रोजन को यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, अब जो हाइड्रोजन होता है डॉट डॉट लाइन वाला, ये होता है पीछे साइड में होता है, और जो ये हाइड्रोजन होता है ये होता है आगे साइड में। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार एग्जाम्पल देखिए, ये है मान लिया। ठीक, जैसे मेरा हाथ क्या है, कार्बन मेरा हाथ है, इसमें ये वाला हाइड्रोजन ये है और ये क्लोरीन है ये वाला, तो आप देख सकते हो ये दोनों क्या है, एक ही प्लेन के अंदर है। कौन कौन से, ये वाला हाइड्रोजन ये है और ये है क्लोरीन। अब जो ये वाला हाइड्रोजन है जिसको पूरा डार्क कर रखा है, जिस लाइन को, जिस बॉन्ड को, तो वो ये वाला है फ्रंट वाला। तब बोल रहा हूँ कि आगे साइड होता है, मतलब फ्रंट साइड में देखो आपके साइड। ठीक है, और जो ये वाला बॉन्ड होता है वो होता है इसके पीछे साइड, आपको दिखेगा नहीं वो, अगर आप इस साइड से देख रहे हो तो वो दिखता नहीं, पीछे साइड होता है ये वाला बॉन्ड डॉट डॉट वाला, ये फ्रंट वाला होता है। और ये बॉन्ड बिल्कुल एक ही तल में यानी एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, तब मैंने इसको ऐसे बना रखा है। अब क्या है कि यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन आएगा। हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है, OH-। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन कहाँ पर आक्रमण करेगा, जहाँ पर प्लस चार्ज होगा। प्लस चार्ज कहाँ पर होगा देख सकते हैं, क्लोरीन क्या होता है विद्युत ऋणात्मक, तो इस पर तो होगा डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, जो डेल्टा नेगेटिव मतलब क्लोरीन से जुड़ा जो कार्बन होगा इसको बोलते हैं डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव है। और हाइड्रोक्साइड पर कैसा होता है, हाइड्रोक्साइड आयन पर, क्योंकि ये नाभिक है, इस पर ऋणावेश है, तो ऋणावेश कहाँ पर आक्रमण करता है, जहाँ पर धनावेश होता है। क्लियर है,
तो ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में घुसा लेना। अब इसमें क्या होता है देखो, जो ये हाइड्रोक्साइड आयन है, जो ये हाइड्रोक्साइड आयन है, ये यहाँ पर अटैक करना चाह रहा है आगे साइड से, इसको बोलते हैं फ्रंट साइड, इसको बोलेंगे बैक साइड, आगे साइड से अटैक करेगा। तो होता क्या है कि जो OH जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो Cl नेगेटिव से प्रतिकर्षण फेस करेगा, प्रतिकर्षण होगा देखो, क्योंकि Cl भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, OH भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो जो ये कार्बन, जो ये हाइड्रोक्साइड इस कार्बन पर आगे साइड से आक्रमण करने की सोच रहा था, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस हाइड्रोक्साइड आयन के रास्ते में Cl नेगेटिव आएगा, Cl नेगेटिव इसको रोक देगा। ठीक है, तो जो हाइड्रोक्साइड आयन है अब उसको आक्रमण तो करना है भाई, रिएक्शन तो करनी है उसको। आगे साइड से तो नहीं आ पाया वो, पर वो पीछे साइड से आता है, पीछे साइड से इसलिए आ रहा। देखो ये देखो, जो हाइड्रोक्साइड आयन है, जो नाभिक रागी है, वो इस कार्बन पर आक्रमण करने के लिए आगे से नहीं आ पाया, क्योंकि आगे से Cl के साथ उसकी लड़ाई हो गई, Cl ने उसको मार पीट के भगा दिया वहाँ से। तो क्या आएगा, बैक साइड से आएगा, बैक साइड से कार्बन पर ही अटैक करेगा। बैक साइड से इसलिए आ पा रहा है क्योंकि जो बैक साइड में जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जो है, ये छोटे छोटे हाइड्रोजन है। ठीक है, इनसे प्रतिकर्षण क्या होगा, कम हो पाएगा। तो ये छोटे छोटे हाइड्रोजन ये हाइड्रोक्साइड आयन को नहीं रोक पाएंगे, तो इसलिए हाइड्रोक्साइड आयन जो SN2 में अटैक करता है वो करता है फ्रॉम बैक साइड, मतलब पीछे साइड से अटैक करेगा। ठीक है, तो होगा क्या, जैसे हाइड्रोक्साइड आयन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, धीरे धीरे बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा, तो ये वाला बॉन्ड धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो जाएगा, देख सकते हो। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे कि ऐसा हुआ कैसे। अब देखो ये C है, ये H है, यहाँ पर जो है ये Cl हो जाएगा। अब देखो डॉट डॉट Cl क्यों लगाया डॉट डॉट, क्योंकि वो धीरे धीरे बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो गया और पीछे साइड से OH का बॉन्ड टूटना, जुड़ना, मतलब बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और ये हो जाएंगे इस टाइप से, ये हाइड्रोजन आ जाएगा इस टाइप से, और इस पर होता है डेल्टा नेगेटिव, इस पर भी क्या है, डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि दोनों ही क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक होते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग संक्रमण अवस्था, हिंदी में बोलते हैं संक्रमण अवस्था, यानी ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं इंग्लिश में, संक्रमण अवस्था। तो एक चीज़ आप यहाँ से याद रखोगे, जो SN2 अभिक्रिया है उसमें संक्रमण अवस्था बनती है। ठीक है, अब एक ही पद में पूरी हो रही है। अब उस पद में क्या हो रहा है देखो, उसी पद में क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है पीछे से, उसी पद में बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, इसलिए एक स्टेप में पूरी होती है। जबकि आपका SN2 का आपको ध्यान है, तो SN2 में क्या होता है, पहले कार्बन हेलोजन, मतलब कार्बन Br का बॉन्ड जो है पहले स्टेप पे टूटा था, दूसरे स्टेप में क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना था, मतलब दो स्टेप में, एक स्टेप में बॉन्ड टूटा, एक स्टेप में बॉन्ड बना। जबकि यहाँ पर क्या है, उसी स्टेप में बॉन्ड बनेगा, उसी स्टेप में टूटेगा, इसलिए एक स्टेप में होती है। तो हो गया। अब क्या हो जाएगा इसके रिएक्शन के बाद, क्या होगा देखो, ये Cl तो पूरे का पूरा टूट जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा टूट जाएगा। ये जो हाइड्रोजन है ये इस साइड चले जाएगा, और ये वाला जो बॉन्ड है ये इस साइड चले जाएगा। कैसे, OH आया आगे से, ऐसे आ जाएगा, ये क्या आ गया यहाँ पर यहाँ पर क्या आ गया H। तो इसमें हुआ क्या देखो, ये विन्यास, इसको बोलते हैं विन्यास, मतलब कैसे है, अभी ये हाइड्रोजन इस साइड को है, ये वाला हाइड्रोजन इस साइड को है, क्योंकि नाभिक रागी पीछे से आया ना, पीछे आया तो ये क्या कर देता है, पीछे से आक्रमण करने पर इन दोनों को भी पलट देता है, ये यहाँ चले जाता है, ये यहाँ चले जाता है। जैसे मान लिया मेरे हाइड्रो हाथ मेरे ऐसे है ना, अभी मान लिया मेरे हाइड्रो हाथ ऐसे है, एक बॉन्ड ये वाला है, ये वाला आगे को, और ये वाला बॉन्ड पीछे को है। ठीक देख रहे हो ना, तो कोई नाभिक रागी अगर मेरे पीछे से आएगा, ठीक है, पहले क्योंकि पीछे से आएगा तो क्या होगा, मैं पलट जाऊँगा, सिंपल बात है। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या होगा, जैसे छाता वाला एग्जाम्पल भी दिया जाता है इसमें, माना ये छाता है, ऐसे होती है, आपको पता है हवा ऊपर से आती है, तो इसलिए छाता दबे रहती है। अगर कभी छाता हवा उल्टी आ जाए तो छाता क्या होती है, पलट जाती है। तो यहाँ पर भी सेम ऐसा होता है, अभी इस टाइप से है, जैसे ही नाभिक रागी यहाँ से आक्रमण करेगा ये जस्ट ऐसा हो जाएगा, तो इसलिए ये यहाँ चले जाता है और ये यहाँ चले जाता है। तो जो ये विन्यास है, जो भी इसको विन्यास ही बोलते हैं कि कैसे इसकी व्यवस्था, इसको विन्यास बोलते हैं, विन्यास का जस्ट उल्टा हो जाता है। तो इसलिए जो SN2 अभिक्रिया होती है उसमें विन्यास का प्रतिलोमन हो जाता है। प्रतिलोमन मतलब कि विन्यास जस्ट उल्टा हो जाएगा, जो अभिकारक का विन्यास होगा उससे जस्ट उल्टा हो जाएगा उत्पाद के अंदर, तो इसको बोलते हैं विन्यास का प्रतिलोमन। तो ये है हमारी SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि। ठीक, बहुत ही सिंपल है। अब हमको यही देखना है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होते हैं, उनमें से ज़्यादा क्रियाशील मतलब सर्वाधिक क्रियाशील SN2 अभिक्रिया के लिए कौन सा होता है और सबसे कम क्रियाशील कौन सा होता है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है, देखो जैसे मान लिया हमारे पास एक है
3 डिग्री एल्किल हैलाइड। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ये होता है CH3, याद रखना इसको, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। यहाँ पर मैं X लगा देता हूँ। उसके बाद बना रहा हूँ मैं 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, उसके बाद बना रहा हूँ मैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, उसके बाद में 1 डिग्री से भी छोटा बनाता हूँ, मेथाइल हैलाइड बना देता हूँ। ठीक है, यह है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, यह है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, सॉरी ये 3 डिग्री है, यह है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि SN1 में क्रम क्या होता है, SN1 में क्या क्रियाशीलता का ऑर्डर क्या होता है, क्रम क्या होता है 123, मतलब 3 डिग्री जो एल्किल हैलाइड है वो सर्वाधिक क्रियाशील होता है SN1 अभिक्रिया के लिए। क्यों होता है मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग वीडियो देख सकते हो पीछे। ठीक है, अब जबकि SN2 अभिक्रिया में क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, सबसे ज़्यादा को जो ज़्यादा क्रियाशील होगा वो होगा 1 डिग्री से, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा। ठीक है, अगर हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री जो एल्किल हैलाइड है वो सर्वाधिक क्रियाशील होता है। क्यों होता है देखते हैं। देखो एक चीज़ बताओ कि हाइड्रोक्साइड आयन जो आगे साइड से आक्रमण कर रहा था, क्यों आगे से नहीं कर पाया, क्योंकि इसके साथ उसका प्रतिकर्षण हो रहा था क्लोरीन के साथ, इसलिए वो पीछे गया। ठीक है, अगर मान लिया भाई मैं इन पीछे में जो छोटे छोटे हाइड्रोजन है, इन हाइड्रोजन की जगह में कुछ बड़े समूह लगा दूं तो वो बड़े समूह क्या करेंगे, इस नाभिक रागी को आक्रमण करने से रोकेंगे, जिससे अभिक्रिया क्या हो जाएगी, थोड़ा धीमा हो जाएगी, मतलब क्रियाशीलता क्या हो जाएगी एल्किल हैलाइड की SN2 अभिक्रिया के लिए वो घट जाएगी, क्योंकि वो जो बड़े बड़े ग्रुप में लगाऊंगा, समूह जो लगाऊंगा वो इसको रोक देंगे रास्ते में। ठीक है, अभी तो इसलिए फास्ट अटैक हो रहा है, फास्ट आक्रमण हो रहा है क्योंकि ये छोटे छोटे हाइड्रोजन है। अगर मैं 1 डिग्री की बात करूँ, देखो तो सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला। अगर नाभिक रागी आएगा तो यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे हाइड्रोजन है इसमें, तो वो तो ज़्यादा परेशानी करेंगे नहीं नाभिक रागी को। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मैं इसको एक बार क्या कर दूँ, इसको मैं 1 डिग्री बना देता हूँ, तो ये 1 डिग्री बन गया। अभी देख सकते हो ना 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, तो ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ पर एक अभी तक हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन की जगह एक बड़ा समूह आ गया है। ठीक है, वो क्या करेगा, थोड़ा सा इसको रोक देगा। ठीक, अगर मैं 2 डिग्री बनाऊँ तो यहाँ पर 2 बड़े समूह आ जाएंगे, वो इस नाभिक रागी को 1 डिग्री की तुलना में ज़्यादा रोक पाएंगे, तो क्रियाशीलता क्या होगी, घट जाएगी, ये नाभिक रागी सरलता से आक्रमण नहीं कर पाएगा। जैसे मैं यहाँ पर 3 डिग्री लगाऊंगा तो फिर ये नाभिक रागी यहाँ से अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े जो समूह हैं वो इस नाभिक रागी को रास्ते में ही, मतलब उसके रास्ते में रुकावट डाल देंगे, जिससे नाभिक रागी पीछे से आक्रमण नहीं कर पाएगा, और आगे से तो वो पहले से ही नहीं कर रहा था, तो इसलिए यहाँ पर SN2 अभिक्रिया नहीं होती है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के केस में। ठीक है, तो सबसे फास्ट, सबसे सरलता से SN2 अभिक्रिया कौन सा देगा, मेथिल हैलाइड, उसके बाद 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, उसके बाद 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्लियर है। ठीक है, तो यही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। नाभिक रागी प्रतिस्थापन 2 टाइप की होती हैं, आपको मैंने बता दिया, एक SN1 होती है, एक SN2 होती है। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसमें SN1 के भी एग्जाम्पल होंगे और SN2 के एग्जाम्पल भी होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि भाई, पहला क्वेश्चन क्या है कि कुछ एल्किल हैलाइड हमको दिए हैं, 2 एल्किल हैलाइड दिए हैं, ये दोनों के दोनों क्या है, हैलाइड है, 2 एल्किल हैलाइड। इसमें से हमको SN2 अभिक्रिया सर्वाधिक, मतलब SN2 अभिक्रिया के प्रति सर्वाधिक क्रियाशील कौन सा होगा, मतलब SN2 अभिक्रिया कौन जल्दी देगा। सबसे पहले जैसे SN2 का नंबर आता है, आपको पता होना चाहिए SN2 अभिक्रिया में क्या होता है, 3 डिग्री सबसे कम क्रियाशील, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो 1 डिग्री क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है SN2 में। तो सबसे पहले हम इसको डिग्री पहचान लेंगे, डिग्री पहचान लिया तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये हेलोजन, देखो ये क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन किस कार्बन, कितने कार्बन से जुड़ा है, सिर्फ एक से जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये कार्बन, देखो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2, जिससे हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो 1 डिग्री है, एक 2 डिग्री है, तो सर्वाधिक क्रियाशील कौन सा होता है, ये होता है 1 डिग्री। तो आंसर क्या होगा, ये होगा SN2 के लिए। ठीक है, मान लिया हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। अब SN1 के लिए हमको क्रियाशीलता का क्रम लिखना है कि माना एक यह है मेरे पास Cl,
एक ये है, एक ये है। इन तीनों में मुझे ये देखना है कि सर्वाधिक क्रियाशील SN1 के लिए कौन सा होता है। SN1 में जो सर्वाधिक क्रियाशीलता होता है वो किसकी होती है, 3 डिग्री की, उसके बाद 2 डिग्री की, उसके बाद 1 डिग्री की। तो SN1 में 123 याद रखो, SN2 में 321 याद रखो, ठीक है। तो SN1 के लिए करना है तो हम पहले डिग्री पहचान लेंगे। ये कार्बन देखो भाई, हेलोजन से कौन सा, क्लोरीन से कौन सा कार्बन जुड़ा है, ये वाला कार्बन। अब ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, तो ये हुआ 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। और यहाँ पर देखो ये कार्बन देखो एक और दूसरे जुड़ा है तो 2 डिग्री, और ये कार्बन देखो कितने से जुड़ा है, सिर्फ एक से जुड़ा है तो 1 डिग्री। तो SN1 में सबसे सर्वाधिक क्रियाशील कौन सा, 3 डिग्री, तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील ये होगा, उसके बाद 2 डिग्री होगा, उसके बाद 1 डिग्री होगा, ठीक है। ठीक, एक क्वेश्चन और देते हैं चलो। मान लिया हमारे पास एक ऐसा है जिसमें Cl लगा हुआ है और एक ऐसा है जिसमें आयोडीन लगा हुआ है। अब देखो पहले डिग्री पहचाने, तो डिग्री तो दोनों एक ही होगी। ये कार्बन सिर्फ एक से जुड़ा तो ये भी 1 डिग्री है, ये कार्बन सिर्फ एक से जुड़ा तो ये भी 1 डिग्री है, ठीक है। तो मुझे SN1 के लिए बताना है कि इसका क्रम सर्वाधिक क्रियाशील कौन होगा, या SN2 के लिए बताना है। तो वो सिंपल है भाई, आप क्या करोगे, अब देखो एल्किल समूह तो बिल्कुल सेम है, एल्किल समूह बिल्कुल सेम है, ये वाला इसको बोलते हैं एल्किल समूह, पर हेलोजन डिफरेंट है। तो जहाँ पर आयोडीन होता है, आयोडीन की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद ब्रोमीन की होगी, ब्रोमीन तो यहाँ पर है नहीं, उसके बाद Cl की होगी, उसके बाद फ्लोरीन की होगी। तो सर्वाधिक क्रियाशील कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो इनको भी आप याद रखें। तो SN1 SN2 में इतना ही क्वेश्चन जो है पॉसिबल है।